गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा. आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि हाउ टू राइट इन एग्जाम. हमें एग्जाम में कैसे लिखना है. आप चाहे नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हो या बीए एमए कर रहे हो या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो उस टाइम आपको कैसे ध्यान रखना है कि आपको कैसे लिखा जाए जिसमें मार्किंग अच्छी हो. तो दोस्तों, जब मार्किंग की बात आती है तो सबसे पहले उसे एग्जाम की कॉपी हमारे पास आई. एग्जाम की कॉपी के अंदर आपको सबसे पहले रोल नंबर और जो आपकी डिटेल्स है वो आपको भरनी है, जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखी हुई है. उसके बाद आपको जो पेपर कॉपी, जो आपकी कॉपी आती है, उसके अंदर सबसे पहले कॉपी आपको 2 मिनट 3 मिनट पहले मिल जाएगी. आप अपना टाइम सेव करने के लिए जैसे ही कॉपी मिलती है आप उसकी बाउंड्री लाइन खींच सकते हैं चारों तरफ से. मींस जैसे आपकी एक कॉपी है, ये आपका पेपर हो गया एक, इस पेपर में आप चारों तरफ से बाउंड्री लाइन खींच सकते हैं. लेकिन दोस्तों, मेरा एक सुझाव आपको यह है कि चारों तरफ से आप खींचेंगे तो उसमें एग्जामिनर यह सोच सकता है कि ये जगह को कम कर रहा है. आप क्या करिए, इधर लास्ट के अंदर पतली सी जगह छोड़िए. ये बस आपको जो पिछली साइड जो लाइन खींचनी है वो बिल्कुल कॉर्नर पे खींचनी है कि एग्जामिनर को यह ना लगे कि आप अपना पेपर खराब कर रहे हैं. क्योंकि पेपर भी पेड़ों से मिलता है, बहुत वैल्यूएशन है. मैं तो ये चीज देखता हूं, यदि मेरे पास कॉपी आती है, मैं कॉपी चेक करता हूं, तो ये चीज मैं जरूर देखता हूं कि पेपर वेस्ट हो रही है. कई लोग क्या करते हैं, आधे में इधर आधे में इधर, बचा इतना सा कॉलम, इसमें लिख लो जी. ऐसे कॉपी नहीं भरनी आपको लास्ट में यदि थोड़ा सा बचाना है तो थोड़ा सा बचा दीजिए यहां पे, और शुरुआत में थोड़ा सा ये आपको लाइनिंग खींचनी है. बस आप नीचे ऊपर मत खींचिए लाइन. उससे क्या होगा, उससे एग्जामिनर को यह पता पड़ जाएगा कि स्टूडेंट को यह चीज आती है. आपको क्या होता है बेटा, दिखाना होता है मुझ में कितनी नॉलेज है या नहीं है, मैं सुपर ब्रिलियंट हूं या नहीं हूं. मैं तुम्हें दिखाऊंगा नहीं तो तुम्हें कैसे पता पड़ेगा. अरे तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं आता, तो बना के दिखाना तो पड़ेगा ना. तो ये चीज आपको लाइन खींचनी है. लाइन खींचने के बाद बेटा आपको जो क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन को कभी मत लिखो बेटे. जैसे आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 आंसर आंसर क्वेश्चन नंबर 1 आंसर. आपको ऐसे लिखना है. आपके पास 2 पेन होने चाहिए. रेड पेन का यूज नहीं करते, ब्लैक पेन और ब्लू पेन. आपने ब्लैक पेन से क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर लिख दिया. अब आप प्रिफर कर सकते हैं ब्लैक पेन, ब्लू पेन और पेंसिल. अच्छे स्टूडेंट के लिए आप सबसे पहले आंसर में लिखिए इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन आपको उस टॉपिक के बारे में 2 लाइनें आती है, 3 लाइनें आती है, 3 लाइनें लिख दीजिए बस कि हेयर केयर. क्वेश्चन पूछा हेयर केयर. हेयर केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को बहुत अच्छा फील होता है. हम यदि उसकी हेयर केयर करेंगे तो पेडिकुलोसिस से फ्री हो जाते हैं. अंदर भी ये लिखना, लेकिन आपने इंट्रोडक्शन ये लिख दिया. अब जो वो आंसर पूछ रहा है, यदि वो किसी की डेफिनेशन पूछ रहा है तो आपको हेडिंग लिखना है डेफिनेशन, दूसरा लिखना है पर्पज, और तीसरा लिखना है कोई आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कोई साइड इफेक्ट. ऐसे आपको हेडिंग डालते हुए लिखने. अब हेडिंग जब आप डालो तो बेटा हमेशा ब्लैक पेन यूज करो. अब ये नहीं तुम सतरंगी पेन रख लो और फिर पेनों को चेंज करते रहो. टाइम शुड बी देयर ऑन योर माइंड. आपके सामने जो घड़ी लगी हुई है उसमें टाइम आपको देखना है. 3 आवर्स को आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे डिवाइड करना. मैं भूल जाऊं तो आप मेरे को पूछ लेना कि सर टाइम कैसे डिवाइड करना है. ये लिखा आपने, ये हेडिंग आपने लिखे. इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन लिख दी. डेफिनेशन को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लगाओ. एग्जामिनर का मन खुश हो जाएगा यार. कोई ये थोड़ी उसके घर से थोड़ी नंबर जा रहे हैं कि वो चाहता है कि आपको कम नंबर देके फेल करे तो उसको शाम को डिनर अच्छी देगी वाइफ या आपकी दुआएं मिलेंगी. नहीं, वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा नंबर देने की, लेकिन आपके यहां जगह भी तो हो नंबर देने के लिए, मार्क्स देने के लिए. उसके बाद डेफिनेशंस, पर्पज आपको लिखने. पर्पज भी आप इस तरीके से लिखेंगे. पहला पर्पज टू प्रोमोट हेल्थ, टू प्रिवेंट इलनेस, टू रिस्टोर हेल्थ, डिजीज को प्रिवेंट करना. आप ऐसे अंडरलाइन करके लिखेंगे. आप इनकी जगह स्टार भी बना सकते हो.
आपकी जब वो आपको यदि थ्योरेटिकल लिख रहे हैं तो आपने पहले पूरी लाइन लिखी, जब आपका हेडिंग खत्म हो गया तो दूसरा यहां से स्टार्ट करो, फिर आपने लिख दी पूरी लाइन, फिर तीसरा यहां से स्टार्ट करो। आपका पेपर लगेगा कि नहीं लगेगा? और उनके बीच में एक एक लाइन छोड़ दो छोटी छोटी सी, तो एग्जामिनर को भी अट्रैक्टिव लगेगा, जो आप बोलना चाहते हो उसके समझ में भी आएगा। और आप लिखोगे उर्दू और फारसी में, पता पड़े एग्जामिनर को भी समझ नहीं आ रहा, वो कह रहा है इसको काटो ना। एक एग्जामिनर के पास हजारों कॉपी आती है, एक कॉपी तो आती नहीं है कि वो आपका टाइम पूरा उस कॉपी के ऊपर लगा दे। उसके पास हजारों कॉपियां होती है और सबको इक्वली देखना होता है, टाइम बहुत कम रहता है उसके पास कि वो एक कॉपी को 1 मिनट भी दे। 5 मिनट का टाइम तो एक कॉपी के ऊपर लेगा, मार्किंग भी करेगा, टोटल भी करेगा, नंबर भी लगाएगा, पास भी फेल भी। ये चीज समझ आए आपको? अब आपको जो डायग्राम यदि आपके आंसर में पूछे, जैसे नॉर्मली एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पेपर में पूछा जाता है, लेवल द डायग्राम ऑफ किडनी, तो बेटा आप उस किडनी के डायग्राम को पेंसिल से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आपने बनाई जी, ये किडनी हो गई जी, इसको आप पेंसिल से बनाओ। आप ये मत सोचो कि कैसा डायग्राम बनाए, आपका लेवलाइजेशन मींस लेवल सही होना चाहिए, बाहर का क्या अंदर का क्या और ये क्या चीज है, ये सारी चीजों को लेवल करना। लेवल मींस नाम, और लेवल करते हुए आप जैसे यहां ये क्या यूरेटर, इसको यूरेटर लिखा तो भद्दा लगेगा, तो थोड़ा सा ऐसा कर दो पेंसिल से, तो अट्रैक्टिव बन गया आपका डायग्राम। डायग्राम देखते ही एग्जामिनर का मन खुश हो जाएगा। आप ये कर सकते हो, यूरेटर पेंसिल से लिखा, ये आप या ये पेन से लिखा, बाहर आपने ये पेंसिल से कर दिया। ये चीज समझ में आई आपको? ये डायग्राम बना, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन की। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? स्कीम, जैसे आपसे पूछा गया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अरे यार दुनिया में सबको पता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सब थ्योरेटिकल लिखे जा रहे हैं, रामायण लिखी जा रही है। अब उसमें ये नहीं पता पड़ रहा आंसर कहां से शुरू हुआ है, इसने पॉइंट कहां लिखे, IMIB कहां है। एग्जामिनर ढूंढना चाह रहा है कि कहीं पेरेंटल रूट तो मुझे दिखाई दे जाए। अब एग्जामिनर को नहीं दिख रहा तो बेचारा क्या करेगा, फेल ही करेगा। एग्जामिनर चाहते हुए भी तुमने ऐसा लिख दिया उसको कि उसके समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा रूट है, कहां लिखा हुआ है। तो यदि आप ऐसा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। स्कीमेटिक रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टमिक रूट्स, ऑरल, सबलिंगुअल, ये आपने लिख दिया, लोकल रूट्स आपने ये लिख दिया। अब ये आपके समझ में आ रहा है, ये आपको भी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? जब ये आपको अच्छा लग रहा है तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। दूसरे तरीके से आप इस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, यदि ये हेडिंग्स ना हो और एक ही हो, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ PSC, प्रिंसिपल ऑफ PSC को आप ऐसे दिखा सकते हो, ये करके ये करके। अब ये देखो चीजें अच्छी लग, एलिमेंट्स ऑफ PSC ऐसे दिखा सकते हो आप। बेटा ये चीजें आप अपने लेवल में लेके आओ, जब भी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना एक डिप्लोमा लेके वहीं तक रह जाओगे, एक डिग्री लेके वहीं तक रह जाओगे। आगे आपको मास्टर्स करनी है, डॉक्टरेट करनी है, ये सारी लेवलिंग और ये चीजें आपको आनी चाहिए। आपकी कॉपी 50 स्टूडेंटों में से अलग दिखनी चाहिए भाई। आपके शब्द क्लियरली व्याख्यान करते हो कि यह चीज ऐसे लिखी हुई है। राइटिंग नहीं है अभी आपके पास प्रैक्टिस करने का, आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्ट बनोगे। प्रैक्टिस इज हेल्पफुल इन बिकमिंग परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से आदमी परफेक्ट होता है। एक चीज को बार बार लिखो, लिख लिख के याद करो, आंसर को बनाओ साफ सुथरा, और नोट्सों को अपने पास फ्रेमिंग करके रख लो। ये सारी किताबें जो मेरी लाइब्रेरी में लगी हुई है, ये सारी किताबें मेरी पढ़ी हुई किताबें, किसी से डोनेशन थोड़ी ली है या मैंने कुछ खरीदी थोड़ी है। ये सारी मेरी किताबें। कईयों को तो दीमक लग गई अब, क्योंकि 15-16 साल हो गया है उनको पढ़े हुए। जो मैंने फर्स्ट ईयर में नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर जो फाइल बनाई थी, वो फाइल आज भी मौजूद है मेरे पास। जो पेपर, जो टीचर, आप कह रहे हो वो टीचर का ये कंटेंट नहीं है, ये हर एक टीचर का कंटेंट अच्छा होता है। मेरे टीचर ने जो मुझे पहले दिन जो पढ़ाया होगा, वो नोट्स मेरे पास आज भी अवेलेबल है। हाँ अब क्या है कि कई नोट्स तो ले गए बच्चे, जैसे साइकोलॉजी के नोट्स तो मिल नहीं रहे, साइकेट्री के नोट्स मिल नहीं रहे, बच्चे कर गए पार। पर चलो जिसने पार किया उसका भी भला हो। तो ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है आपको डायग्राम के अंदर, ये चीज समझ में आई। उसके बाद में लास्ट में आपने ये लिखे, और लास्ट में क्या लिखना है, कंक्लूजन।
अरे बेटा जैसे ऊपर इंट्रोडक्शन लिखते हैं ऐसे ही लास्ट में लिख दो कंक्लूजन। कंक्लूजन। अब 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो वहां भले से आप एक दो ये कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ये मतलब को डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, लेकिन यदि 10 नंबर और 12 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन आया तो ये सारा रिप्रेजेंट करोगे, सारी स्कीम्स बनाओगे तो ज्यादा मार्क्स लिखेंगे ना। 5 में से 4.5 नंबर भी दे देगा एग्जामिनर यदि स्कीमेटिक सब कुछ बढ़िया लग रहा है उसे। तो एग्जामिनर के घर की खेती से तो नंबर जाने दे, लिखना तो आपको पड़ेगा। तो हेडिंग ब्लैक पेन से, डायग्राम पेंसिल से और ब्लू पेन से आपकी राइटिंग, तीनों पेनों को यहां रख लो अंगुलियों में दबा के। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, हम लोग जब मास्टर्स करते थे, हम लोगों के मास्टर्स के दौरान पता है कितना पैटर्न डिफिकल्ट था यूनिवर्सिटी का। हमारे यहां पे जो यूनिवर्सिटी में मास्टर करते थे, हमारे यहां एमएससी के पेपर में 6 क्वेश्चन आते बस। पहला पेपर इजी, सेकंड जो पेपर लगता था ना एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग, वो एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग के अंदर कम से कम 10 सब्जेक्टों का मिक्सअप होता है। 10 सब्जेक्ट मिलके एक सब्जेक्ट बनिए और उनमें से 6 क्वेश्चन आने बस। 6 क्वेश्चनों में से 4 क्वेश्चन 15 नंबर के, 2 क्वेश्चन 10 नंबर के और 20 नंबर इंटरनल। इंटरनल मैडम जितना आपका अचीव करते थे पूरे साल में उतना इंटरनल जाना है, चाहे 15 जाए चाहे 12 जाए, कोई पार्शियलिटी नहीं उसमें कि हम 19 कर देते 20 कर, नो नो, स्टूडेंट ने परफॉर्मेंस दिया है उतना ही इंटरनल। 15 से 4 और 20 वो गए। इनमें से आपको 80 में से 40 नंबर, 50% मार्क्स लाना जरूरी होता है नर्सिंग में, 40 नंबर लाना जरूरी है बेटा। इसमें से आप ये सोचो बेटा यदि एक क्वेश्चन भी गलत कर दिया 80 में से 70 हो जाए, 10 नंबर का क्वेश्चन भी एक गलत हो गया तुम पे नहीं आता हुआ तो मार्किंग 70 में से हो गई, और यदि 15 नंबर वाला गया तो मार्किंग 65 में से हो गई। नंबर 40 कहां से लेके आ जाओगे? तो 6 के 6 क्वेश्चन आना जरूरी है। तो अपने आप को तैयार ऐसा करो कि पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको आता नहीं हो, किताबों को घोंट के पी जाओ। अब घोंट के नहीं कि शाम को तुम मिक्सी में लगा दो फंडामेंटल को, ग्राइंडर, बोला सर शाही पनीर बना के खाली थी, नो नो, बार बार रिवीजन करो, रिपीट करो, समझ में नहीं आ रही रिवीजन करो, उसका रिपीट करो, समझो, वर्ड का मतलब समझो। मैं तुम्हें कहता हूं यदि सेल मींस कोशिका यदि समझ में नहीं आ रहा तो शर्म मत करो, पूछो, आपस में डिस्कशन करो पढ़ाई का, एक दूसरे से डिस्कशन करो। हाँ जी बहन जी कल क्या पढ़ी थी, आज क्या पढ़ना है, कल क्या कर रहे थे, आज क्या करेंगे, कब तक पढ़ेंगे, मैं वेट करूंगी, रात को तुम सो जब मुझे मिस कॉल मार देना, जब ही मैं सोऊंगी। दोनों रात को फोन कर रहे 11 बजे, अच्छा पढ़ रही है तू, चल मैं भी पढ़ रही हूं। ऐसे होता है रिजल्ट, ऐसे आता है मजा, ऐसे जीते जिंदगी। ये थोड़ी है चल तू भी सो मैं भी सोते हैं, ऐसे कंपटीशन। कंपटीशन हमेशा पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव कंपटीशन हमेशा फ्रूटफुल होता है। आप जैसा बनना चाहते हैं आप मेहनत करो ना यार। हमें सर इनकी तरह नौकरी पे लगना है, इनकी तरह मुझे विदेश जाना है, इनकी तरह मुझे ये काम करना है, तो फिर उनके पद चिन्हों पे चलो ना, उन्होंने क्या क्या किया उनसे पूछो, उनके पीछे जाओ। सर आप क्या करते थे इस उम्र में, वो बताएंगे बेटा मैं 24 आवर्स में से 16 घंटे पढ़ता था। पूछ लेना मेरे किसी भी क्लासमेट से जाके यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो। अब पढ़ना स्टार्ट करो ना तुम 16 घंटे। अब तुम चाहोगे कि 8 घंटे में वैसा बनना तो मुश्किल हो जाएगा ना बेटा। अरे तुम ज्यादा नहीं कर सकते उस लेवल पे तो करो। मैं जिस शहर में जहां रहता था, एक छोटा सा शहर दतिया, जहां से बीएससी नर्सिंग की मैंने, और पास में ग्वालियर था, झांसी थी। मेरे दोस्त बहुत बार 4 साल में कई बार यूनिवर्सिटी गए थे। मैंने 4 साल यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी बेटा, जहां से मैं डिग्री कर रहा हूं वो यूनिवर्सिटी है कहां है। मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी, ग्वालियर आने में भी पैसा लगता था ना, ट्रेन से आओगे पैसा लगेगा, खर्चा भी होगा बाहर। मेरे ऐसे दोस्त भी थे जो हर महीने ग्वालियर घूमने जाते थे। एक हम थे जो 4 साल घूमने नहीं आए वहां पे। यूनिवर्सिटी भी प्रोविजनल डिग्री लेने गए ना अप्लाई करने, जब हमने यूनिवर्सिटी देखा अच्छा यहां से हम पढ़े हैं, क्योंकि हमें यह पता था यार करने वाले जब वो हैं, हमें तो एग्जाम देनी है, पहले हम पढ़ लें, बस रज रज के पढ़ लें। हमारा मोटो क्या, पढ़ना। आपके काम कॉलेज को कॉलेज का काम करना है, मार्कशीट कॉलेज देगी वो उसकी टेंशन, हमें तो फीस भरनी है, पढ़ना है मेन, तो फीस भी दे देंगे, पढ़ तो ले।
वरना फिर बैक पे बैक कौन झेलेगा? ये पैक पे पैक तो है नहीं, ये तो बैक पे बैक लेगी। समझ में आया कि पी लेंगे? ये तो बैक पे बैक मारेगी और फिर पैक करवा देगी। तो उससे बचने के लिए ये सारी चीजें हमारे माइंड में कंसंट्रेशन और लाइव रहना। यार पता है बहुत सारे स्टूडेंटों से जैसे उनका फेशियल एक्सप्रेशन आप देखोगे ना, उनको ये नहीं लगता वो माइंड से एब्सेंट है क्या। माइंड से एब्सेंट मींस आप जहां बैठे हो, आप जिस काम को करने आए हो, वहां पूरे लाइव रहते ना 100%। अरे यदि मैं कहीं जाता हूं और मुझे ये लगता है यहां 100% देना है, तो मैं मोबाइल साइलेंट करके लेटता हूं या काम करता हूं। मुझे पता था मेरे को सोना है, 5 बजे क्लास के लिए जाना है, मैंने मोबाइल साइलेंट करे, दोनों रख दिए, किसी का अर्जेंट कॉल आए मुझे नहीं उठाना, 1-2 घंटे तो आराम कर लूं, 5 बजे पहुंच जाऊंगा क्लास लेने के लिए। आपके माइंड में 100% डेडिकेशन तो होना चाहिए, और डेडिकेशन नहीं होगा तो यार कैसे काम होगा। वो वाली बात है ना, सपने सोने नहीं देते। जिसको नींद आती है, जिसको नींद आती है खुलेआम 12 घंटे 14 घंटे, वो क्या सक्सेस होगा भाई। स्टूडेंट को तो सबसे पहले मुर्गा बोलता है, मुर्गे के साथ ही खड़ा हो जाना चाहिए। मैं भी बोल रहा हूं कुकड़ों को, कुकड़ों को, उधर मुर्गा बोले इधर तुम बोलो। अब ये नहीं कल से एक मुर्गा ले आओ उसके साथ में बोलना स्टार्ट कर दो, पड़ोसी के 2 मुर्गे हो गए इनके। मिस जब सूर्य तुम्हें जगाने आए उससे पहले तुम जगे मिलो यार। स्टूडेंट का बेस्ट टाइम होता है सुबह 4 बजे जगने का। 4 बजे जागो, ब्रश करो, हाथ मुंह धो और बैठ जाओ, फिर सो जाओ। ये देखो ये ऐसे करेंगे नाम रुश, पढ़ने बैठ जाओ। जब दुनिया 8 बजे जगेगी, जब तक तुम 3-4 घंटे पढ़ लोगे, तुम एग्जाम देने जाओ तो वहां पर लोग तारीफ करें तुम्हारी, करे यार बच्चे बड़े ब्रिलियंट है, बहुत पढ़ते हैं, मेहनती बच्चे आए। ये ना हो अरे भाई कैसे कैसे बच्चे हैं, वो तो पढ़ते ही नहीं है, क्या करें हैं? बोलो कुछ लिखते कुछ। आज ज्योति बहन जी स्पेलिंग तो सीख लो, याद करना। मैंने बताया बोलो को माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तुम लिख रहे हो कुछ और, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो बेटा डेडिकेशन के साथ शब्दों को पढ़ो, किताबों को पढ़ो और लिखो, हैबिट में डालो, शॉर्ट नोट्स बना लो हर चीज के। प्राइमरी हेल्थ केयर डेफिनेशन, प्रिंसिपल एलिमेंट्स, स्टॉपिंग पैटर्न खत्म, एक पन्ने में बन गया शॉर्ट नोट्स। उसको चलते फिरते पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ये क्या है, धीरे धीरे आपके मुंह में याद हो जाएंगे, अंदर ही अंदर याद हो जाएंगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप बोलेंगे तुरंत कितना बढ़िया मां, पर करना तो पड़ेगा कि नहीं करना। तो ये आंसर लिखने का तरीका आपको पता पड़ा। अब आता है सर हम कंटेंट कैसे सेलेक्ट करें। अब सुनो बेटा, इनमें भी मैं बताता हूं आपको। जैसे ये क्वेश्चंस हो गए, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी था, जब भी आप पास हो सकते हो। और जो कॉपी आती थी वो 45 पेजेज की, आप सप्लीमेंट्री कॉपी या कोई एक्स्ट्रा कॉपी नहीं, सिर्फ 45 पेजेस की कॉपी मिलती थी जिसमें आपको लिखना है, एक पेज भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको। अब हम डिवाइड कैसे कर लेते थे कि भाई 45 को 6 क्वेश्चन है तो डिवाइड कर लो, 9 छिक्के 54 हो गए, 45 8 छिक्के 48, है ना। तो हम कैसे डिवाइड कर लेते थे भैया कि 15 नंबर के जो ये क्वेश्चंस है 4 के, इनको तो दे देते थे हम 9 पेजेस, 9 चौक 36, 36 पेजों में हम पहले क्वेश्चन नंबर डाल देते थे, पहले से 9 क्वेश्चन नंबर 1, 10 से 18 क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे डाल दिए कि भाई इस लाइन से आगे नहीं जाना। वरना यदि पहले क्वेश्चन को तुमने 15 पन्नों में लिख दिया तो दूसरे को तो जगह ही नहीं मिली। पहले में तुम ले आए 15 में से 14 नंबर, अब दूसरा जब लिखा तो वहां मार्किंग कम हो गई, तो तुम्हारा तो आउटपुट ही नहीं बना। तो ये ध्यान रखना टाइमिंग का, पता पड़े पहला क्वेश्चन आपको आता है सेल की स्ट्रक्चर, आप लग गए लिखने, उसको धड़ाधड़ लिख रहे हैं, 6 पन्ने भर दिए उसके ऊपर, क्वेश्चन था 5 नंबर का, और लास्ट वगैरह सर जी में तो 3 क्वेश्चन छोड़ आई, तो फेल होने के काम तो कर दिए ना। टाइमिंग को डिवाइड कर, देखो बेटी ये चीज समझ में आई। 36 मैं पहले समझा रहा हूं कैसे डिवाइड करना। अब बचे कितने पेजेस आपके पास, 9, 4.5 इंटू 2, 9 पेजेस, मींस एक क्वेश्चन का आपको 4.5 पेजेस में आंसर लिखना है। ये डिवाइडेशन समझ में आया।
अरे बेटी नंबर का मतलब, नंबर तो, अरे 15 नंबर का क्वेश्चन आए, 15 नंबर के क्वेश्चन आए 4, तो 15 नंबर में ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो हम एक क्वेश्चन को 9 पन्नों में लिखेंगे, तो 36 पन्ने तो ये निपट गए 4 क्वेश्चनों में, बचेंगे हमारे पास 9 पेजेस, तो ये 10-10 नंबर को दोनों को 4.5 में लिख देंगे, तो मार्किंग हो गई अच्छी। अब जब आप मास्टर्स कर रहे होते हैं ना बेटी, जैसे हम लोग एमएससी कर रहे थे उस टाइम पे, आप अभी जीएनएम करो, आपको कोई टॉपिक ज्यादा याद हो सकता है या कम, तो एमएससी करते टाइम कंटेंट दिमाग में इतना रहता था कि तुम 45 पन्ने एक क्वेश्चन पे भर सकते हो, 45 पन्ने एक क्वेश्चन पे भर सकते हो, इतनी नॉलेज हुआ करती थी हमें। लेकिन उसे शॉर्ट एंड स्वीट, और क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कंटेंट रिलेटेड है, क्या चीज है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अप्लाइड आते थे, किताब का क्वेश्चन नहीं आता था कि व्हाट इज नर्सिंग फाउंडेशन, व्हाट इज पीएससी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। राइट डाउन द फ्यूचर स्कोप ऑफ नर्सिंग, फ्यूचर स्कोप के अंदर नर्सिंग चैलेंजेस क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते थे जिनके ऊपर मंथन करना पड़ता था। अब क्वेश्चंस पूरे आते थे, अब उस आंसर को तुम्हें 45 पन्नों का कंटेंट याद है, उसे तुम्हें शॉर्ट करके 9 पन्नों में उतारना है, तो क्या करते थे, जस्ट हेडिंग 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 रिप्रेजेंटेटिव। अब उस 45 पन्नों के कंटेंट को तुम 9 पन्नों में लाओगे तो एक्सप्लेनेशन तो ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें एग्जामिनर को बताना है भाई मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, जब ही तो पता पड़ेगा कि इसको सब आता है, जब ही तो वो मार्क्स देगा। तो हम क्या करते थे बेटा कि उसको सब शॉर्ट एंड स्वीट डायग्रामेटिक वे रिप्रेजेंट करते थे। ये चीज समझ में आई आपको? अब आया आपके पास कि भाई ये 6 क्वेश्चन है, इसको रब कर देता हूं मैं, 6 क्वेश्चन है और टाइम है आपके पास 3 घंटे। टाइम कितना है आपके पास? 3 आवर्स। बेटा ये जाते ही ये सारी कैलकुलेशन 2 मिनट में आपके माइंड में हो जानी चाहिए, और माइंड में कैलकुलेशन के साथ पहुंचना है तुम्हें, जब भी सक्सेस होते हैं दुनिया में। जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर कंपटीशन में उतरने वाले लोगों में से कम 50% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पूरे पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, चाहे किसी कंपटीशन को देख लो, चाहे किसी एग्जाम को देख लो, चाहे एक जनरल 10th और 12th की एग्जाम में देख लो, 50% स्टूडेंट पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाते। कहते पेपर बड़ा था, लेंथी था, चौड़ा था, लंबा था, जबकि उस पेपर को बनाने के लिए 1% पेपर नहीं बनाता, पूरा बोर्ड बैठता है, वो बोर्ड कैलकुलेशन करता है, पूरी टाइमिंग देखता है कि ये पेपर सॉल्व होगा कि नहीं होगा 3 आवर्स में। तो यदि वो पेपर आया है तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन ना करें, आपको पता है कि ये 3 आवर्स में हो जाएगा, जब भी वो पेपर आया है, क्योंकि वो पेपर एक पर्सन की दौलत नहीं होती, वो पेपर एक बोर्ड का कार्यक्रम होता है, पूरा वो बोर्ड पहले सॉल्व करके सारी चीजें उसको देखते हैं कि ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, जब वो पेपर मार्केट में आता है, मार्केट में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में आता है। 3 आवर्स को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के दौरान क्या ध्यान रखना है बेटा, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, 15-15 नंबर के क्वेश्चन थे 9 पन्नों के, तो 3 आवर्स में से हमारे आधा आधा घंटे के यदि हम देखें तो 6 स्पेल बन गए। 6 स्पेल बन गए, तो हम क्या करेंगे बेटा कि जो हमारे बड़े वाले क्वेश्चन है उन्हें 45 मिनट दे देंगे इंटू 4, कितने आवर्स हो गए? 45 दूना 90 दूना कितना हो गया? हाफ है। यदि हम 4 क्वेश्चनों आप 40 मिनट मान लो बेटा, 40 मिनट हम एक क्वेश्चन को देंगे, तो ये 160 मिनट्स हो गए। 160 मिनट्स मींस, अरे ये तो ज्यादा हो रहा है ना, 60 मिनट्स हो गई। 60 मिनट्स के अंदर 3 आवर्स के अंदर बेटा टोटल मिनट्स, एक 3 आवर्स के अंदर हमारे 3 आवर्स के अंदर क्या हुआ बेटा, हमारे 30 इंटू 6 हो गए, 180 मिनट्स हो गई। ठीक है बेटा, अब हमें डिवाइड कर लेना 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आए, 10-10 नंबर वाले क्वेश्चंस को हमें देने 20 मिनट, 20 मिनट 10 मार्क्स वाले को, और 20 मिनट 10 मार्क्स वाले को। ठीक है, इसका आंसर आपको 20 मिनट में ही लिखना है, 21वीं मिनट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बचे कितने? 40, 180 में से 140 मिनट्स, 140 मिनट्स को 40 से डिवाइड कर देंगे तो मींस 35 मिनट्स के लगभग आ जाएंगे।
अब जो आप जो क्वेश्चन 15 नंबर का है उसे आप 35 मिनट्स दीजिए, जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे बेटे। समझ में आई? समझ में आई बेटा? 35 मिनट। टाइम को वैल्यू बहुत देना है, टाइम को वैल्यू देंगे जब ही आप सॉल्व कर पाओगे पेपर को। बेटी मेरी बात सुनना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरी क्लासमेट, एक सुपर ब्रिलियंट क्लासमेट, गोल्ड मेडलिस्ट, सुपर ब्रिलियंट, मैं आपको ब्रिलियंट बोल रहा हूं उसको, तो वो वास्तव में ब्रिलियंट होगी। वो और मैं दोनों एक कंपटीशन का पेपर देने बैठे हैं। मैं 3-4 पेपर पहले दे चुका था, तो मेरे पास एक्सपीरियंस था। वो नई नई बंदी पेपर देने आई। मैंने उसको बोला कि भाई प्री का जब तू पेपर दे ना, तो मैथ्स आए तो मैथ्स को छेड़ना मत देवी। पहले जो शस्त्र अपना मजबूत हो, मैं बताता हूं, जब डीएसएसबी का जब हम पेपर देते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट का डीएसएसबी की एग्जाम लगती है, उसमें पहले के टाइम पे जो पेपर आता है उसमें आते हैं पहले 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन में क्या होता है बेटा कि 100 क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन जीके के और 20 क्वेश्चन हिंदी के। ऐसे 5 स्पेल बनते हैं, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, 5 स्पेल 20-20 के बनते हैं। मैंने उससे बोला मैथ्स को मत छेड़ना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अरे मार्किंग तुम्हें यार पेपर में ये तो देखना मार्क्स कैसे लेके आने। मैं कैसे पेपर देगा? सबसे पहले नर्सिंग के क्वेश्चन कहां, यदि 101 से स्टार्ट हुए तो मुझे पता है 101 से 200 होंगे या 100 से 200 में होंगे। मैं क्या करता था, स्टार्ट 101 से 200, यदि जहां भी ये नर्सिंग के क्वेश्चन, उन नर्सिंग के क्वेश्चंस को मेरा मुद्दा रहता था कि 100 क्वेश्चंस को मुझे हाफ एन आवर में कंप्लीट करना है, या 40 मिनट में। 2 आवर्स का पेपर होता था, 200 क्वेश्चन, तो पेपर तो लेंथी है। अब उसमें पेपर छूटना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सारे क्वेश्चनों पे नजर जानी चाहिए आपकी, इश्क की और मोहब्बत की नजर। तो क्या करना, वहां टाइमिंग, सूसू आ रही हो पहले ही करके जाओ, एक आध दो ड्रॉप भी फंस रही हो वो भी निकाल के जाओ। नहीं, एंग्जाइटी में होता है यार, मुझे ऐसा होता था, मैं इस कारण तुमसे कह रहा हूं। पहले बाथरूम करके जाओ, हाथ धो के जाओ, टाइम और दुनियादारी सब छोड़ दो, बोलो तू और मैं दोनों हैं बस यहां। जैसे फर्स्ट टाइम किसी से मिलने जाते हैं ना, वो वाला माहौल समझो। नहीं, वो वहां लेके नहीं जाने देते अंदर। आजकल तो और भी ढकोसले हो गए। पहले तो जाते थे तो ऐसे ही घुस जाने देते थे कि आ जाओ आप चल दो। घड़ी भी हम हमारी ले जाते थे, पेन भी हमारे ले जाते थे। आजकल तो वो लोग पेन देते हैं, घड़ी भी उनकी रहती है, कपड़े भी हाफ कर देते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। आजकल के लोग कंप्यूटर हो गए, कान में भी सेट करवा सकते हैं माइक्रोफोन। तो उससे बचने के लिए ये सारी सिस्टम कर दिए। तो हो गया, एग्जाम के अंदर सबसे पहले आपको नर्सिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें आपने टाइम डिस्ट्रीब्यूट करा 2 घंटे में, 40 मिनट में आपको ये करना है, आपको विद इन 40 मिनट्स में कंप्लीट कर देना है वो क्वेश्चन। 10 गोला गोला गोला। उसमें ये भी ध्यान रखना है कि गोला लगाने में गलती ना हो जाए, पता पड़े तुमने 10 क्वेश्चन इधर सॉल्व कर दिए, गोला तुमने उल्टे लगा दिए। तो मैं क्या करता था, इधर के 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आते तो उनको देख लिया, फिर लगातार एक संग, क्योंकि एक एक करूंगा तो गोला में हाथ भी उठने का टाइम खराब होगा, और यदि मैं से हाथ उठने के टाइम को कैलकुलेट करूंगा तो पेपर में कम से कम 15 या 20 मिनट तो ये हाथ उठना खत्म कर देगा। तो एक पेपर पे जितने क्वेश्चंस लगे वो पढ़े, रीड करे, संग में गोला लगा दे। ये चीज समझ में आप सबसे पहले नर्सिंग के क्वेश्चंस करें, उसके बाद में मैं आपकी यदि रीजनिंग अच्छी है, जैसे मैं क्या करता था, उससे पहले उसके बाद जाता था हिंदी के ऊपर, क्योंकि हिंदी मीडियम के आदमी है तो हिंदी का तो सब कुछ अपोजिट, और ये तो हम हिंदी के क्वेश्चन करते थे। उसके बाद आ जाते चलो अब इंग्लिश के देख लेते हैं, तो इंग्लिश के हमने 10th के लेवल की आती तो उस हिसाब से तो इंग्लिश करते थे। उसके बाद हम करते थे कि चलो भाई अब वो जीके का देख लेते, क्योंकि जीके में आता या नहीं आता, आता है तो टिक, नहीं आता तो उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो आता है तो टिक लगा दीजिए, जीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जीके के बाद में बचा क्या भाई, रीजनिंग, और मैथ को लेते थे लास्ट में, क्योंकि हमें यह पता होता था कि देखो मैं 3 पॉइंट पढ़ के जाता था, एक तो लाभ हानि, एक एलसीएम और एक होता है एचसीएम। मेरे के ये 3 क्वेश्चन क्लियर होते थे मेरे पास, और मैं ये 3 क्वेश्चनों को देख लेता था, कहां ये 3 क्वेश्चन कर लिए, मेरी मैथ देवी पूरी हो गई है। लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्त जिसको बोलते हैं, अरे ये तो पता नहीं इंग्लिश में, तो हम तो ये, पर ये करने के बाद में अब जब टोटल स्कोर होता था ना, तो अब 2 आवर्स में मैंने पेपर खत्म कर दिया। अब उन मैडम जी ने क्या करा, जाते पहले मैथ में भिड़ गई। अब मैथ तो ऐसी है कि पूरे 2 घंटे तुम 20 क्वेश्चनों पे लगा दो,
पता पड़े बाद में करिए मैं नर्सिंग के 50 क्वेश्चन छोड़ आई, मैंने कि तेरा नहीं होगा सिलेक्शन, रिजल्ट अभी निकलवा ले। क्योंकि मैथ तो ऐसी है ना कि तुम मैथ के स्टूडेंट हो नहीं कि 100% सही कराए होंगे यार, और इतना टाइम कहां कैलकुलेशन करना है यार, एक एक लाइन में टेक 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 करो, उनका नहीं हुआ सिलेक्शन। तो बेटा टाइमिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी और टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कंपटीशन में सफल होने के लिए और एग्जाम में सफल होने के लिए। कई बार मेरे को वो स्टूडेंट सबसे बुरा लगता है जो ये कहता है मैं क्वेश्चन छोड़ आया, उसके ऊपर तो ऐसे मन गुस्सा करता है कि इसके दोनों हाथों से यूं मारो पकड़ पकड़ के ताली। जैसे आज मेरा बच्चा बता रहा था ना, आज मेरे को सर ने मारा था, तो मैंने कि कैसे मारा, बहुत बढ़िया काम करके आया, बोला यूं मारते यूं दोनों से। थोड़ी देर आके तो बताएगा नहीं, क्योंकि क्या पता गुस्सा कर ले, तो फिर वो देखेगा पिताजी का मूड ठीक है क्या, हाँ फिर बोलेगा आके चुपचाप पापा आज तो मेरे को डांट पड़ी थी। मैंने कैसे डांट पड़ी थी, कुछ न कुछ किया होगा तूने, बोला ऐसे मारा था। मैंने कि मैं क्या करूं, मेरे यहाँ तो बच्चे बड़े हैं यार, मैं कैसे मारूं बताओ, कूद कूद के मारना पड़ेगा मेरे को तो। तो ये चीज समझ में आई। उसके बाद बेटा सुनो मेरी बात सुनो, अब एक क्वेश्चन ये चीज क्लियर हुई, उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है बेटा कि आप जब एग्जाम में कई बार ये हो जाता है बेटा कि क्वेश्चन आया है 20 नंबर का और आपके पास कंटेंट नहीं है। हो सकता है आप किसी टॉपिक को पढ़ना छोड़ दें या आप ज्यादा मन से नहीं पढ़े और वो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो कैसे आए। जैसे मेरे साथ एक बार इंसिडेंट हुआ, पूछा बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है। अब भाई हम लोग बेनेडिक्ट टेस्ट कंपटीशन के बेस में था, क्योंकि अब जब बीएससी कर रहे थे तो वो तो मेमोरी अब है नहीं है कि कैसे करते थे क्या करते थे, पर लिखता खूब था मैं उस टाइम पे तो। लेकिन बेनेडिक्ट टेस्ट का क्वेश्चन आया, और बेनेडिक्ट टेस्ट हमने भाई जो गाइड में पढ़ा था वो 4-5 लाइनों का 6 लाइनों का, इसको इतना मिलाओ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में तो ईटिया रंग आ जाएगा, इतना मिलाओ तो वो मौसमी रंग आएगा, और इतना मिलाओ तो ये रंग, इतना शुगर होता है, इतना होता है, भाई ये खत्म, आधे पन्ने का आंसर। अब मैंने बोला भाई 20 नंबर तो इसमें मिलने नहीं, तो उसमें क्या करना है आपको, इंट्रोडक्शन में जो मुझे याद था वो लिखा, नीचे मैंने क्या करा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब होता क्या लिख दो ना यार, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये शब्द तो याद होने, मैंने एक टेस्ट ट्यूब बना दी, उसके अंदर ये कर दी, नीचे दी ईटिया लाल रंग, ये रेड, ये ऑरेंज कलर, इतना परसेंट शुगर, ये बना के मैंने आधे पन्ने में डायग्राम लिख दिया। उसके बाद में क्या किया मैंने, आधे पन्ने में क्या लिखा बेटा, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन मींस पूरा ऐसे स्कीम, तीर का निशान लगा लगा के उसको लिखा। ये हमारे भर गए 1.5 पन्ने, अब बच गए हमारे पास, और उसमें लिखा हमने नर्सिस रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग बेनेडिक्ट टेस्ट। अब भाई नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो तुम भले से मेरे पे 6 पन्ने की लिखवा लो। असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, चेक द वाइटल साइन, मॉनिटर द टेस्ट, प्री नाइट एक्सप्लेनेशन टू द पेशेंट, कोई क्वेश्चंस लेना है तो एक्सप्लेन, पेशेंट के टेस्ट ट्यूब स्टेराइल होना चाहिए, कंटेनर ऐसा होना चाहिए, धूप में नहीं रखना, पेशेंट को क्लीन करना है और स्प्रिट से क्लीन करके सैंपल लेना है, निडल चौड़े होल की होनी चाहिए जिसके अंदर आरबीसी रप्चर ना हो, करके भाई 1.5 पन्ने का पूरे 4 पन्ने लास्ट तक भर दिए मैंने। कहां सो रहे हो मेरे मोहन प्यारे, हैं नींद में आ रही है, अभी से नींद आ रही है देखो, ऐसे मत सोया करो यार। मुझे तो मेरे को तो नाइट ड्यूटी भी पूरी रात जगूंगा कोयल की तरह, कौए की तरह, और कल यहां आऊंगा भी पढ़ाने तुमको, उल्लू की तरह होता है। नहीं उल्लू तो बुरा लगता है, कोयल बोलो ना अच्छा लगेगा क्योंकि सुरीली बोती है। तो ये जैसी समझ में आई बेटा कि कैसे लिखना है आपको। तो बेटा सबसे ज्यादा टाइमिंग का ध्यान रखना है आपको। यदि आप टाइमिंग का ध्यान रखेंगे स्कोर हमेशा अच्छा रहेगा, और यदि आप टाइमिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो स्कोर हमेशा खराब जाएगा। अब मैंने देखा ना, ये आपका आईक्यू बताता है, ये 20 नंबर के क्वेश्चन है, जब उसने 4 पन्ने देखे होंगे भरे हुए, कंटेंट मेरा इतना सही है लेकिन तरीका इतना है कि उसने 20 में से मुझे 12 या 13 नंबर पक्के दिए होंगे, और यदि मैं वो ही चीज यदि 4 लाइनों में लिख के आता तो एग्जामिनर मुझे 2 नंबर देता। तो ये इस जगह आपका आईक्यू, आपकी प्रैक्टिस, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान ये काम करता है। तो भाई आप भी अपना आईक्यू काम में लीजिए, जिंदा रहिए, जिंदा होने का प्रमाण देते रहिए, जिंदा है जिंदा होने का प्रमाण देते रहिए। ऐसा ना हो कि लोग तुम्हारी जिंदे होने पर शक करने लग जाए कि ये आदमी जिंदा है कि नहीं, करता है कि नहीं करता।
कुछ है कि नहीं है? जैसे कि घर होते हैं ना, आवाज नहीं होती, बच्चे गुमसुम रहते हैं बिल्कुल टेडी बॉय की तरह। नो बेटा गेट खोलो, मम्मी ने मना किया है। बेटा बीबी को ले आओ, नो मम्मी कहेगी जब लाएंगे। बेटा वाइफ को कपड़े दिलवा लाओ, नो नो मम्मी ने मना करा। फिर जरूरत क्या थी शादी करने की? मम्मी बॉय। तो बेटा जिंदा होने का प्रमाण देते रहिए। मींस आपकी माइंड की स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स को आप उतारिए पन्नों पे, बोलने में उतारिए। दो तरीके के इंटेलिजेंट लोग इस दुनिया में मौजूद होते हैं। एक तो ऐसा इंटेलिजेंट होता है जो खुद का ही भला करता है, जैसे सन्यासियों में होते हैं ना तपस्या करने वाले। एक तपस्वी तो जाके हिमालय की कंदरा में बैठ के अपना खुद का ही भला कर रहा है, बस बस मेरा भला हो, मुझे मिल जाए स्वर्ग और मेरा ही काम निपट जाए। और कई ऐसे महाराज जी भी हैं जो वीडियोज पे आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, जो लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो लोगों को चेंज कर रहे हैं, जो लोगों के अंदर अच्छे विचार भर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तो वो अच्छे लोग हैं ना जो लोगों का भला कर रहे हैं। आप कितने नॉलेजेबल है वो एक अलग बात है, आप कितनी नॉलेज अपने स्टूडेंट्स, अपनी पब्लिक को दे पा रहे हो, अपने स्टूडेंट्स को दे पा रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप और स्टूडेंट के लिए आप कितना ले पा रहे हैं, आप कितना ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज के लिए रेसिपिएंट हो जाओ। रेसिपिएंट मींस ग्रहण करने वाले। नॉलेज मिले पहुंच जाओ, सिखा दो सर, सीखेंगे सर, प्लीज सर, हाथ जोड़ो। पर ऐसा ना करो फिर हाथ जोड़ के तुम लात मार दो। चलो गुरुजी से काम निपट गया, अब निपटा चलते हैं गुरुजी के। फिर उसमें ऊपर वाला बड़ा पनिशमेंट करता है, बहुत बुरा मारता है। धोखा तो बड़ा गड़बड़ रहता है हमेशा। ठीक है, तो बेटा सक्सेस होने के लिए ये सारी चीजें करो, ऐसे पेपर सॉल्व करो, और कोई क्वेरीज और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, पूछिए। बाकी और हमारे YouTube चैनल पे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके यदि माइंड में कोई क्वेश्चंस हो या कोई क्वेरीज हो या किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने की इच्छा हो तो आप मुझे बता दें। श्योर आई विल हेल्प यू। जितना मेरा लेवल है मैं उतना हेल्प करूंगा। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही ट्रू फ्रेंडशिप है। कई लोग, अब जैसे कई लोग एक क्वेश्चन कहते हैं मेरे पास यूट्यूब पे ज्यादा नहीं तो 1500 के या कुछ 1100-1200 सब्सक्राइबर होंगे। मेरे फेसबुक पे 5000 तो मेरे एक अखिलेश शर्मा के नाम पे, नियर बाई 2000 अखिल कुंभज के नाम पे, पेज पे होंगे मेरे पास 1000-1200, इंस्टा पे होंगे कुछ लोग मिला के 10,000 फॉलोअर है। मैं फॉलो कर रहा हूं, वो फॉलो करें, मतलब मेरे फ्रेंड्स है वो, सोशल मीडिया फ्रेंड्स। उन सोशल मीडिया फ्रेंड्स में से सिर्फ 1200 सब्सक्राइबर है मेरे पास यूट्यूब पे। 1200 में से कम 800 सब्सक्राइबर ऐसे जो स्टूडेंट्स है, जिनको मेरे उससे कोई मतलब नहीं, उनको कंटेंट मिल रहा है तो वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब मैं एक सच्ची दोस्ती की बात बता रहा हूं। अब यदि मेरे वो 10,000 फ्रेंड्स एक साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एक साथ वीडियो देखें, एक साथ टाइम दे, और यदि 15-15 मिनट टाइम दे तो मेरा तो हो गया, मैं तो बन गया यूट्यूबर। लेकिन वो दोस्त आपको बनाना नहीं चाहते, लेकिन वो दोस्त आपको बनाना नहीं चाहते। वो सिर्फ एक कैमरा है आपके सोशल मीडिया पे, आपको विजुअलाइज करने का कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। दिस इज नॉट एन ट्रू फ्रेंडशिप। मैं बता रहा हूं ना, आप बनाओ यूट्यूब चैनल कोई और, हम सब्सक्राइब करते हैं, देखेंगे भी, हेल्प करेंगे जितना होगा, ये होता फ्रेंडशिप। तो मैं बता रहा हूं ना आपको, कल मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि यार इतने वहां पे है, इतने वहां पे है, तो लोगों ने सब्सक्राइब क्यों नहीं करा? वो चाहते नहीं। वो कई लोग तो ऐसे सोचते हैं यार एक सब्सक्राइब कर दिया, क्या पता 2-4 करोड़ आ जाए, इसको एक सब्सक्राइब करते हैं। अरे लोगों की मेंटेलिटी ये है। जबकि यदि आपके 10,000 फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, देखने में क्या दिक्कत है? अभी उसकी जगह तुम्हारे पिताजी हो तो तुम 2 घंटे देखेंगे लगातार उसको। यदि बिग बॉस में तुम्हारे पिताजी जाके और वो थोड़ा सा कच्चा पहन के और यूं नाचेंगे हैं, तो आप देखेंगे नहीं उनको, आप दूसरे को दिखाएंगे, नेहा देखो मेरे पापा नाच रहे, आप दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो वहां पे है। तो ये फ्रेंडशिप नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, आपसे ज्यादा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, यूटिलाइज करो, और कोई सजेशन है आप दो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।